हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 2026 के सारे उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला ही प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो पहला जो प्रश्न है खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए, ऑब्जेक्टिव प्रकार का प्रश्न था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा परासरण दाब। देखिए कई स्टूडेंट्स यहाँ पर उपरोक्त सभी लगाए हैं लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि वाष्प दाब और क्वथनांक, जब केवल वाष्प दाब और केवल क्वथनांक लिखा हो तो वह अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता। लेकिन यदि यहाँ पर वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या कमी में बोलो, ठीक है, अवनमन मतलब कमी और क्वथनांक में उन्नयन, ये शब्द यदि यहाँ पर जुड़ जाता तो वह अणुसंख्यक गुणधर्म होता। अतः इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की इकाई है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओम सेंटीमीटर इनवर्स होगा दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि आपको पता है तो सीधे लगा सकते थे आप। आर्हेनियस समीकरण का सही रूप है, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपन आर टी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे अगला देखते हैं, क्रोमियम किस ब्लॉक से संबंधित है। क्रोमियम जो है यहाँ पर डी ब्लॉक से संबंधित है, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी स हो जाएगा दोस्तों। अगला है, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या होगी। देखिए यहाँ पर NiCO4 है तो जो कार्बोनिल है वह एक न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड है तो निकल की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। अगला देखेंगे, एथिलीडिन डाइक्लोराइड एक खालिस्तान है, यहाँ पर क्या है, विस डाइहेलाइड है, जेम डाइहेलाइड है, एलाइलिक डाइहेलाइड है या विनाइलिक डाइहेलाइड है। तो यहाँ पर देखना एथिलीडिन डाइक्लोराइड बोला है, मतलब एक ही कार्बन पर, सॉरी, दो अलग अलग कार्बन पर यदि हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो, जैसे क्लोरीन क्लोरीन या फ्लोरीन फ्लोरीन, दो अलग अलग कार्बन पर हो, ये पहला नंबर कार्बन ये दूसरा नंबर कार्बन, उसी को एथिलीडिन डाइक्लोराइड बोलते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नॉर्मल नाम है उसको विसिनल डाइहेलाइड के नाम से जानते हैं, अतः इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहां पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। क्लियर है। आगे, शराब को विषैला करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शराब को विषैला पीने अयोग्य बनाने के लिए मेथिल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। मेथिल अल्कोहल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, एसिटिक एसिड का आयुपेसी नाम है। एसिटिक एसिड, देखो यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन होने के कारण इसको हम लोग बोलेंगे इथेन, मीथेन, मीथेन के बाद इथेन और सफिक्स जोड़ता है ओइक एसिड, अतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एथेनोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हिंसबर्ग रिएजेंट। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट ये एमीन चैप्टर से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। एमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, इन दोनों को विभेद करने वाली अभिक्रिया है। और इसका जो करेक्ट रिएजेंट है वह है ए, C6H5SO2Cl, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे देखते हैं, मोहन को रात्रि में ठीक से दिखाई नहीं देता है, यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो दिखाई नहीं देता उसको हम लोग बोल देते हैं, जिसको कम दिखाई देता है वो होता है रतौंधी, और रतौंधी नामक रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए। क्लियर। आगे देखते हैं, खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर भी एक एक अंक है। यहाँ पर बोला है शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। बहुत ही सरल है दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया आपने H2 प्लस Cl2 पढ़ा है, ये जो है ट्वाइस HCl बनाता है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके अलावा जो अमोनिया है, अमोनिया जो है इस
जो है यह N2 प्लस थ्राइस H2 से मिलकर बना होता है। ये यदि रिएक्शन भी लिखेंगे तो भी करेक्ट, ये भी रिएक्शन लिखेंगे तो भी करेक्ट। और आप जानते हैं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा, ये दोनों लिख सकते हैं। डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा N-1 डी 1 से लेकर 10 तक और NH2। ये होगा हमारा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। और देखो यहाँ पे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन की संरचना लिखिए। तो यहाँ पर देखो 5 कार्बन है, मेन पेरेंट कार्बन, पेरेंट चेन जिसको बोलते हैं, मुख्य चेन में 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 5 कार्बन बना लीजिए। तीसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, और दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है तो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो, और हाइड्रोजन से इसको हमको बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन से यहाँ पर बैलेंस कर लो दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को जो है यहाँ पर पूर्ण कीजिए। थ्राइस ROH प्लस PCl3। देखो यहाँ पे जो बन जाएगा आंसर जो होगा यहाँ पे थ्राइस RCl होगा। ये जो 3 क्लोरीन है 3 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा प्लस H3PO3 यहाँ पर बनाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने लिखा होगा। अगला देखते हैं, कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं? वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट जो है CH3OH को कहते हैं। CH3OH को जो होता है वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा जो है बनाया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो कास्ट स्प्रिट मिथाइल अल्कोहल, इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। क्लियर है? आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर इन दोनों में 2 अंतर लिखिए बोला है, और इसको आपने बनाया होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला EMF, विद्युत वाहक बल को शॉर्टकट में EMF लिखते हैं। ये होता है ऊर्जा सप्लाई करने की क्षमता होती है, ऊर्जा सप्लाई करने की क्षमता, इसी को बोलते हैं EMF इसी को बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो विभवांतर से अधिक होती है, मोर वैल्यू इसकी होती है, ये जान लीजिए। और जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोलने से 2 बिंदु के, या मैं बोल सकता हूं 2 बिंदु में ऊर्जा का अंतर। क्या होता है? 2 बिंदु में ऊर्जा का अंतर मैं लिख सकता हूं, और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस होती है, इसकी वैल्यू EMF की तुलना में लेस होती है। तो ये 2 अंतर आप लिख सकते थे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि एवं दर ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोटि एवं दर ज्ञात करना है। देखो मैंने अभी आपको बताया था ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि देखना, मैं आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। तो यदि आपको एग्जाम्पल पता था तो यहाँ पर ये जो इसका जो आंसर होगा वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। और दर यदि मैं बोलूँ, दर को कैसे लिखते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन से कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 0। तो यहाँ पे R = K हो जाएगा, R का मान जो है रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, और यहाँ पे दर लिखना था, तो R = K इस प्रकार से आप लिखते तो आपको 2 नंबर मिल जाते। फिर बोला है, संकुल या जटिल लवण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो आपको पता होगा कि जो मेटल है और लिगेंड है, मेटल और लिगेंड, इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं, या मैं बोलूँ सहसंयोजी बंध पाया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं संकुल या जटिल लवण कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में तो आपको बैक साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर में ही बैक साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे IUPAC नामकरण पूछा है, यदि पीछे तरफ देखते तो आपको एग्जाम्पल भी आप लिख लेते दोस्तों। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। फिर बोला है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है क्यों?
फिनॉल जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि यहाँ पे OH में हाइड्रोजन पाया जाता है। ये हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनता है। यहाँ पे कौन सा आयन बनता है? फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये है हमारा फिनॉल दोस्तों, और ये है हमारा फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबलाइज होता है। क्या होता है? ये अनुनाद के द्वारा स्टेबलाइज होता है, अतः फिनॉल जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। इस प्रकार से आपको लिखना था। फिर बोला है हाइड्रोजन पद से आप क्या समझते हैं? प्रश्न छठवां, हाइड्रोजन पद से आप क्या समझते हैं? इसका जो फार्मूला होता है NH2 होता है, या कई लोग N2H4 लिखे होंगे, सही है। और यह तीव्र गंध वाला लिक्विड होता है, तीव्र गंध वाला एक लिक्विड होता है दोस्तों, नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये एक। क्लियर है? इतना यदि आप लिखते तो आपको 2 नंबर मिल जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर दिया है साइनाइड। साइनाइड में हमको हाइड्रोजनेशन कराना है, मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को हमको ऐड करना है। तो हाइड्रोजन को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे एमीन बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एमीन। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी एमीन। इतना यदि आप लिखते तो आपको 2 नंबर मिल जाता दोस्तों। क्लियर है? फिर बोला है हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता? ठीक है, तो विटामिन सी जो होता है जल में आसानी से घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? घुलनशील होता है दोस्तों। और ये जो है यूरिन के थ्रू जो होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अतः विटामिन सी को हम संचित करके नहीं रख सकते। अतः हम जो दैनिक जीवन में खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो विटामिन सी को बार बार लेते रहना चाहिए। जैसे हमारा नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनमें जो है विटामिन सी पाया जाता है, तो बीच बीच में लेते रहना चाहिए दोस्तों। क्लियर? अगला देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मोलिलिटी पूछा है। अब मोलिलिटी का फार्मूला होता है W/M × 1000/V ग्राम। ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। W का मान दिया है 3.65। M मतलब मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट HCl का जानते हैं 36.5 होता है, और 1000, और V ग्राम का मान दिया है 500। इतने को हमें सॉल्व करना है। बस इतने को सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान हो जाएगा 0.2 मोल पर केजी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.2 मोल पर केजी। देखो फार्मूला में मैंने वैल्यू रख दी है, तो आपको सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर है? अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। आई होप इसको तो आपने समझ लिया होगा। देखो जो अणु संख्यता है, अणु संख्यता ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभिक्रिया की कोटि जो होता है एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा, अणु संख्यता जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकाला जाता है। एलिमेंट्री जो जटिल नहीं होते, सरल प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, उनके लिए जो है अणु संख्यता हम लोग देखते हैं। तो जितना हम देखते हैं उतना ही अणु संख्यता का मान होता है। अभिक्रिया की कोटि हम जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसका भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में ये जो है मेन अंतर होता है दोस्तों। क्लियर है? अगला देखो, SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि को उदाहरण सहित समझाइए। इसका जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शंस, ये आई होप इसको आपने लिखा होगा। इसमें जो रेट का मान होता है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो फर्स्ट होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि का मान जो है यहाँ पर 1 होता है। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है 2 स्टेप प्रोसेस होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है।
इतना आप लिखे होंगे। तो पहला स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 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 और क्लोरीन है, तो यहाँ पे पहला स्टेप में जो होगा वो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, ये पहला स्टेप हो गया। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो है यहाँ कार्बोकेटायन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। वो फ्रंट अटैक भी कर सकता है, बैक अटैक भी कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, रेशमिक मिक्सचर का निर्माण होता है। क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो रेशमिक मिक्सचर बनता है। इतना यदि आपने लिखा होगा ना दोस्तों तो आपको नंबर मिल जाएंगे। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है आपको पढ़ाया गया होगा, तो वहां पर आप लिख सकते थे दोस्तों। फिर बोला है विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए, ये बोला है। तो यहाँ पे विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या करना है हमें यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे करना है। तो देखो पहला है प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3 CH2OH। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक हाइड्रोजन भगाना है ऑक्सीजन से, दूसरा हाइड्रोजन भगाना है कार्बन से। इतना जब आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है दोस्तों। जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। और जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, जैसे मैं बोलूं CH3 CHOH, एक CH3 यहाँ से, तो यहाँ पे बनेगा कीटोन, मतलब CH3 और C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से बनता है कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल से बनता है एल्कीन। देखो ये कार्बन हुआ, CH3 और OH हुआ। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से तो हाइड्रोजन नहीं निकल सकता ना, तो हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं। जब यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे निकालते हैं और ये OH, वाटर पूरा निकल जाता है। क्या निकल जाता है, वाटर। तो यहाँ पे हमारा एल्कीन फॉर्मेशन होता है, एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आई होप इसको भी आपने लिखा होगा दोस्तों विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। नेक्स्ट देखो, मेथिल एमीन को एथिल एमीन में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, समीकरण सहित यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए दो विधियां हो सकती है मेथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं आपको एक विधि बता रहा हूं, इस विधि इस प्रकार से आपने लिखा होगा तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो 13 नंबर है, 13 नंबर का मैं आंसर लिख रहा हूं। देखो एमीन आप लोग देखना, ये होता है मेथिल एमीन। मेथिल एमीन की अभिक्रिया पहले जो है NaNO2HCl से कराओगे, NaNO2HCl से कराने पर यहाँ पे अल्कोहल बनता है। पहले क्या बनेगा दोस्तों, अल्कोहल बनेगा। इसकी अभिक्रिया फास्फोरस आयोडीन से करा दो। जब यहाँ पे आयोडीन से कराओगे तो ये जो है रिप्लेस हो जाएगा OH, तो यहाँ पे CH3I का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे KCN से एक बार रिएक्ट करा दो। जब आप KCN से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे CH3CN हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। तो यहाँ पर CH3 CH2 NH2 इथाइल एमीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, इथाइल एमीन। इस प्रकार से यदि आपने लिखा है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। क्लियर है। फिर बोला है कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के RNA कौन से हैं, समझाइए। तो यहाँ पे 3 प्रकार के RNA आप लोग लिखे होंगे। एक होता है mRNA, दूसरा होता है हमारा tRNA और एक होता है हमारा rRNA। और ये तीनों का कार्य यदि आपने एक एक लाइन में लिखा है तो आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों, mRNA, tRNA और rRNA। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। ये देखो ये तो आपको बुक में डायरेक्ट मिल जाएगा, सेम टू सेम डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। धनात्मक व ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों में कोई 4 अंतर, आदर्श और अनादर्श विलयन में कोई 4 अंतर। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, सारे बुक में ये इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसको मैं बताऊंगा नहीं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आसानी से इसको आप लोग बना लिए होगे दोस्तों। ये एक
जबरदस्त क्वेश्चन है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, या तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में गलती करेंगे, या तो लिगेंड का नाम लिखने में गलती करेंगे, कहीं ना कहीं जो है इसको लिखने में गलती करेंगे दोस्तों। तो हमको क्या करना है, बहुत ही आसानी से समझना है। देखो, जो एक होता है धनात्मक संकुल यौगिक, एक होता है ऋणात्मक संकुल यौगिक। ऋणात्मक संकुल यौगिक में 8 प्रत्यय लगता है, 8 प्रत्यय लगता है, और धनात्मक संकुल में वो सारा चीज नहीं लगता होगा। तो इसके जो रूल हैं, रूल आपको अच्छे से पढ़ लेना था। तो इसका जो देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सोडियम। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, सोडियम टेट्रासाइनो, सोडियम टेट्रासाइनो प्लेटिनेट इसका आंसर हो जाएगा, टेट्रासाइनो प्लेटिनेट। और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 आयन, क्योंकि यहाँ पे इस ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा हेक्सा एक्वो मैंगनीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वो मैंगनीज, मैंगनीज। और यहाँ पे जो ऑक्सीकरण स्टेट है वो हो जाएगा 2, और यहाँ पर आप लिख सकते हो आयन। इतना लिखना है आपको। ये देखो धनात्मक संकुल यौगिक होगा, तो यहाँ पर देखो ये जो तीसरा नंबर में है, यहाँ पे NiNH3 4, और यहाँ पर देखो 2+ होगा, 2+ होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, क्योंकि एमीन जो है यहाँ पर कितना है, 4 है, तो टेट्रा एमीन। फिर आ जाएगा निकल, टेट्रा एमीन निकल, यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड। इतना आपको लिखना था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो एमीन भी है और क्लोरीन, 2 लिगेंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्राई एमीन, या आप लिख सकते हो ट्राई अमीनो। फिर आएगा ट्राइक्लोरो, ट्राई अमीनो ट्राइक्लोरो। फिर आएगा हमारा क्रोमियम, क्रोमियम यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आएगा आयन। क्लियर है दोस्तों। तो ये चारों के आईयूपीएसी नाम हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसका जो ऑप्शनल है, अथवा ये हम लोग देख लेते हैं, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2 आयन। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखो जिंकेट बोला है ना, तो पोटेशियम बोला है तो K2, जिंकेट बोला तो Zn यहाँ पे सेंट्रल में हो जाएगा OH, और इसकी संख्या हो जाएगी 4। हमको ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर बैलेंस और इसको करने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे लिखना है। फिर देखो ट्राईएमीन ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट 2 आयन, ट्राईएमीन ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ट्राईएमीन ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट, प्लेटिनेट बोला है ना, तो PT देखो PT NH3 3, और यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू भी कितनी है 3, तो ट्राईएमीन ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट नेगेटिव आयन है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 नेगेटिव होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ट्राईएक्को हाइड्रोक्सो जिंक 2 आयन, तो यहाँ पर जिंक है सेंट्रल एटम, तो यहाँ पर जिंक तो होगा ही होगा। फिर ट्राई एक्को बोला है तो वाटर की संख्या है यहाँ पर 3, और हाइड्रोक्सो बोला है तो OH नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर, और यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज होगा, बैलेंस करना पड़ेगा उसको। फिर बोला है टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, तो यहाँ पर हो जाएगा PtCl4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, आई होप इसको भी आप लोग बनाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु क्यों बनाते हैं। फिर यहाँ पर बोला है निम्नलिखित को समझाइए, संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं क्यों, और संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। 1+2+2 टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं क्यों, तो इसका जो आंसर होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो, इनका जो एटॉमिक साइज होता है, परमाणु का आकार,
परमाणु आकार लगभग लगभग समान होता है, परमाणु आकार इनका लगभग लगभग समान होता है और ये समांगी मिश्रण बनाते हैं, समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ये जो होते हैं प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी भी लगभग मेच खाती है। आकार समान होने के कारण इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, समान होते हैं, प्रॉपर्टी भी इनकी समान होते हैं, गुण समान होता है, अतः संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते थे पीतल और कांसा, ठीक है, पीतल और कांसा। पीतल किससे मिलकर बना होता है जी, कॉपर प्लस जिंक से पीतल बनता है और कॉपर प्लस टीन से मिलकर बना होता है कांसा। क्लियर है, आई होप ये समझ में आया होगा। फिर देखो संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, इसका आंसर मैं बता रहा हूं, एक ऑप्शन एक का आंसर बता रहा हूं मैं। तो संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो बीच में होता है, बीच में गैप पाया जाता है, पहला चीज। तो बीच में यदि गैप पाया जाएगा, खालिस्तान जगह होगा, तो यहाँ पे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, छोटे छोटे जो एटम होते हैं आसानी से वहां पे आ जाते हैं। जब आसानी से आ जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे उन छोटे छोटे खालिस्तान जगह पे ये एटम, तो ये क्या होते हैं, कठोर यौगिक का निर्माण करते हैं और इन्हीं कठोर यौगिक को हम लोग अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। और इनकी जो नेचर होता है, ये नॉन स्टोचियोमेट्री तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन स्टोचियोमेट्री, अरस समीकरण मिति जिसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार के नेचर के ये होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं ये, ठीक है, इसीलिए ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। फिर बोला है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों, तो यहाँ पे संक्रमण तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनमें जो सरफेस एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो बहुत बड़ा होता है, सरफेस एरिया अधिक होता है और यहाँ पे एडजॉर्प्शन जो होता है वो जबरदस्त होता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन, अधिशोषण और सरफेस एरिया ये दोनों अधिक होने के कारण ये एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, N2 + थ्राइस H2, वहां पे आयरन का उपयोग होता है, ठीक है। N2 अमोनिया के फॉर्मेशन में आयरन का उपयोग होता है। वनस्पति घी के निर्माण में निकल का उपयोग होता है। कई जगह आपने एग्जाम्पल में पढ़ा होगा, क्लियर है। तो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे देने थे। इसका आंसर देखो, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, ये बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण तथा परिणाम क्या होते हैं, ये आपने बनाया होगा। क्या होता है, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट या मैं बोलूँ ऊपर से नीचे आते जाते हैं, इनका आकार जो होता है, परमाणु आकार, वो कम होते जाता है, परमाणु आकार कम होते जाता है। और क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है N-2 F कोश में प्रवेश करता है, ठीक है, N-2 F कोश में प्रवेश करता है। इसी संकुचन को हम लोग लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं, ये आपको लिखना था। इसके कारण और परिणाम क्या हैं, 4D और 5D, इनका जो आकार होता है समान हो जाता है, आकार क्या हो जाता है, परमाणु आकार समान हो जाता है और इनके जो गुण हैं उनके गुण भी ये समान हो जाते हैं। गुण समान होने के कारण, आकार समान होने के कारण इसको हम लोग केमिकल ट्वाइन भी बोलते हैं, इनको हम लोग केमिकल ट्वाइन भी बोलते हैं। तो ये सारा चीज आपको लिखना था, तो आपको 5 नंबर यहाँ पे आसानी से मिल जाता दोस्तों। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं प्रमाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत रासायनिक सेल को नामांकित चित्र से दर्शाइए। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा जो आप बनाते थे 2 कंपार्टमेंट, सेम 2 कंपार्टमेंट बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो था आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जैसा आपने बुक में पढ़ा है वैसा ही बनाना है। यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे यूट्यूब नहीं, यू आकार की नली यहाँ पर होगा और यहाँ पे जो होगा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा। मतलब यहाँ पे ये जो है हमारा हाइड्रोजन जो रिफरेंस सेल है, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला कंपार्टमेंट होगा और यहाँ पे जो है हमारा कॉपर का कंपार्टमेंट होगा। ये तो पहला आपको बनाना था डायग्राम। फिर देखो यहाँ पे फिर सेल रिएक्शन लिखना है, एनोड में कौन सा रिएक्शंस होगा ये बताओ।
और फिर होगा हमारा कैथोड में कौन सा रिएक्शंस होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, जब एनोड में ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हो। कैथोड में जो रिएक्शंस होगा वो किस प्रकार से रिएक्शंस होगा, रिडक्शन होगा, तो कॉपर 2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेगा तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो ओवरऑल रिएक्शंस आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो ई सेल होगा, ई सेल की वैल्यू जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कैथोड माइनस एनोड होगा तो 0.34 माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस 0.34 इसकी आंसर हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू होगी वो होगा 0.34 वोल्ट, ये हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे पहला डायग्राम बनाना था, एनोड में रिएक्शन कैथोड में रिएक्शन लिखना था, एक ओवरऑल रिएक्शंस दोनों को मिला के लिखना है और ई सेल यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो अब जाके आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा दोस्तों। क्लियर है, समझ में आया होगा इसको। फिर नेक्स्ट सेम यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पे सेम 2 कंपार्टमेंट यहाँ पे बनाने हैं। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा, मतलब यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पे आयरन बोला है तो यहाँ पे आयरन का यहाँ पर इलेक्ट्रोड होगा और FeSO4 का यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे यू आकार का जो नली है जिसको लवण सेतु बोलते हैं, यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको एक सेल का फॉर्मेशन करना था। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तो आयरन जो है आयरन में होगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कैथोड में रिडक्शन होगा तो यहाँ पे H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 में कन्वर्ट होगा। अगला हमको क्या करना है, ये तो एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख लिया, एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख लिया। एक ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है हमको, ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। ओवरऑल रिएक्शंस में दोनों को मिला के लिखते हैं, मतलब Fe2 प्लस ट्वाइस H प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन ना और प्लस Fe2 प्लस, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शंस होता। और एक बार ई सेल निकालते, ई सेल मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है ना, तो 0 माइनस 0.44, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस 0.44 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल का मान, तो यहाँ पे इसका आंसर प्लस 0.44 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे जितना भी नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो सबसे पहला होता है केनिजारो रिएक्शंस, पहले का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों। किसका आंसर, पहले का आंसर। तो पहला का जो है केनिजारो रिएक्शंस, केनिजारो रिएक्शंस में क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोल्स होता है, और यहाँ पे बेस की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस थोड़ा सा हल्का सा गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा एल्कोहल बन जाएगा और यहाँ पे एक साल्ट बन जाएगा HCOONA। ये हमारा कौन सा रिएक्शंस होता है, केनिजारो रिएक्शंस होता है। ये पहले का आंसर हो गया। फिर देखो दूसरा क्या बोला है, हेल-वोलार्ड जबुलंस्की रिएक्शंस। ये जो है एसिटिक एसिड वाले चैप्टर से है, अम्ल जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो वहाँ का ये रिएक्शंस है। तो RCH2COOH यहाँ पे किससे रिएक्शंस कराते हैं, क्लोरीन और रेड फास्फोरस से यहाँ पे रिएक्शंस करवाते हैं। तो यहाँ पे RCHClCOOH हो जाएगा। एक बार और क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। तो ये आपको रिएक्शन इस प्रकार से आपको लिखना था दोस्तों। क्लियर है, आगे देखते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शंस। अगला क्या है हमारा, आयोडोफॉर्म रिएक्शंस। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म रिएक्शंस लिखना था CH3COCH3, इसकी अभिक्रिया जो है आयोडीन से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पे जो है CHI3 का फॉर्मेशन होता है प्लस सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। अगला क्या है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। एसिटिलीकरण में किससे किसकी अभिक्रिया कराते हैं, एल्कोहल का अभिक्रिया।
ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शंस में क्या होता है, CH3CH2OH एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे CH3COCl से, एसिटाइल क्लोराइड से, तो यहाँ पे बनता है CH3COOCH2, यार यहाँ पे CH2CH3COO, यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन हुआ है ना, तो CH2CH3 बन जाएगा, यहाँ पे CH2CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्तों। फिर देखो यहाँ पे एक और रिएक्शन है एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन में क्या होता है जी, एल्डोल में दो एल्डिहाइड, यहाँ पे सेम एल्डिहाइड ना, एल्डोल में सेम एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं। तो मैं एक सिंपल एल्डिहाइड ले लेता हूँ, एसिड एल्डिहाइड, आपस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, CH3CHOH और यहाँ पे CH2CHO, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एल्डोल। ठीक है, तो ये इतना हमको करना था, इतना हमको लिखना था, तो आपको मिल जाते ये। अब ये जो रिएक्शंस है इसको लिखने में थोड़ी आपको समस्या हुई होगी, ये अथवा वाला पार्ट है, तो बेटर है कि आप इसको लिखो, ये सरल था। इसके अलावा यहाँ पर देखो, एसीटोन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की क्रिया कराई जाती है। इसको मैंने अभी आपको जो है बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया बोलते हैं, और आयोडोफॉर्म अभिक्रिया को मैंने अभी लिखा है, देख लो। आयोडोफॉर्म रिएक्शंस, ये देखो कहाँ पे, ये वाला आयोडोफॉर्म रिएक्शंस आपको मैंने बता दिया है, तो इसको और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला वाला तो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस है, लिखा है, बताया है आपने, तो इसको आप लिख लेना। फिर बोला है एसिड एल्डिहाइड का जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन होता है, तो क्या होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड बोला है तो CH3CHO, अपचयन कराना है जिंक अमलगम की उपस्थिति में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिंक अमलगम इस तरह से। तो यहाँ पे CH3CH3 एल्केन का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर बनता है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला और पहला वाला। अब देखो एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है, किससे क्रिया करेगा, एसिटिक अम्ल PCl5 से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक मिनट, क्या हो गया जी, गड़बड़ हो गया, इरेजर आ रहा है, चलो कमाल है जी। हाँ चलो अब होगा। तो हमको क्या करना है, ये देखो एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है, तो एसिटिक अम्ल ये हो गया, इस एसिटिक अम्ल का PCl5 से क्रिया कराएंगे। जब एसिटिक अम्ल का PCl5 से हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COCl बनेगा, प्लस POCl3 बन जाएगा, और यहाँ पे HCl बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरे का आंसर। फिर देखो चौथे का आंसर क्या बोला है, एसिटिक अम्ल अमोनिया से क्रिया करता है, तो जब एसिटिक अम्ल, ये हो गया हमारा एसिटिक अम्ल, अमोनिया से क्रिया जब करेगा तो यहाँ पर बनाएगा CH3COO, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। इस साल्ट को जब मैं यहाँ पे गर्म करूँगा, थोड़ा सा हीट कर दूंगा मैं इसको, तो यहाँ पे CH3CONH2 एमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एमाइड। तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा एमाइड। और पांचवें का आंसर देखो यहाँ पे, पांचवा क्वेश्चन क्या है, मेथिल साइनाइड पर SnCl2 और HCl का हम लोग क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे, तो CH3 ये मिथाइल साइनाइड हो गया, इसकी अभिक्रिया SnCl2 से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे HCl होगा, और इसका फर्दर हम लोग कराएंगे तो CH3CHO ये बनेगा, एसिड एल्डिहाइड बनेगा। तो ये जो पांचों रिएक्शंस है यहाँ पर, ये पांचों रिएक्शंस का आपको आंसर
क्लियर है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि यह लेक्चर आपको समझ में आया है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझ में आया है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।